दर्शकों को जरा बता देना चाहते हैं। और ईरान से प्रोफेसर जमीर अब्बास भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही वो जुड़ते हैं मुझे जरूर इतला कीजिएगा ताकि उनके पास कुछ सवालों के साथ, क्योंकि वो पूरी तरह से अमेरिका के अटैक्स को डिनाई कर रहे हैं। हम आपको इस वक्त पहले दिखाना चाहते हैं कि क्या कुछ होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। अगर आप पूरे इसमें देखें, देखिए बंकर बस्टर बॉम्ब से जो ये स्ट्राइक्स की है, तीनों ही फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट हो जो कि लगभग 96 किलोमीटर दक्षिण में है तेहरान से। अब 3 साइट्स जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप भी ले रहे हैं, गंभीर इसलिए है क्योंकि ये जो बस्टर बॉम्ब्स गिरे हैं ये लगभग 200 फीट से ज्यादा नीचे जाने के बाद ये फटते हैं। तो फिर नीचे में जो नुकसान हुआ है, सैटेलाइट तस्वीरों में सिर्फ ऊपर आपको एक होल दिखेगा, लेकिन नीचे जाकर जब वो फटता है तो किस तरह का हुआ है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है ईरान का न्यूक्लियर जो पूरा प्रोग्राम है। एंट्री और एग्जिट गेट को नुकसान की खबर बताई जा रही है क्योंकि यहीं से वो बॉम्ब नीचे जाकर फटने की बात कही जा रही है। अब जो अगला न्यूक्लियर प्लांट है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ईरानी परमाणु ठिकानों पर जो ट्रंप की स्ट्राइक है उसमें दूसरा फोर्दो के पास सिर्फ बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला यहां पर संभव था। नातांज, ये नातांज है, आप इसको देखिए, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनका सबसे इंपॉर्टेंट फोर्दो था, लेकिन उसके बाद नातांज पर पिछली बार भी इजराइल ने दावा किया था कि उन्होंने अटैक्स किए हैं वहां पर और कुछ हमले उनके कामयाब हुए हैं। लेकिन नातांज में देखिए 60% तक यूरेनियम संवर्धन हुआ था, एनरिचमेंट 90% एनरिचमेंट चाहिए, प्योरिटी चाहिए आपको, ताकि आप उसको फिर सेंट्रीफ्यूजन से आप उसमें फिजन कॉज करें और फिर न्यूक्लियर उसका इस्तेमाल हो सकता है। जमीन और अंडरग्राउंड दोनों ही संरचनाएं यहाँ पर है, थोड़ा जमीन पर भी है नातांज में, फोर्दो में सिर्फ जमीन के नीचे है, अंडरग्राउंड काफी नीचे बंकर्स में, इसीलिए बंकर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने। और फिर नातांज के बाद जो आखिरी है वो आपको दिखा देते हैं, इस्फहान आखिरी वो तीसरा जो इनका बेस है ईरान के परमाणु कार्यक्रम का, इसको केंद्र माना जाता है, एक तरह से पूरा कंट्रोल सेंटर यहाँ पर है जहाँ पर अमेरिका ने हमला किया है। यूरेनियम रूपांतरण सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, ये सब यहाँ पर मौजूद है और इस पर भी अमेरिका ने हमला किया है। इसकी गंभीरता को समझिए, ईरान के लिए, मौजूदा रजीम के लिए ये बहुत बड़ा झटका इस नजरिए से भी है, इस नजरिए से भी बहुत बड़ा झटका है कि फेस लॉस जिसको कहते हैं ना, आपकी पूरी छवि आप में, मतलब एक न्यूक्लियर पावर्ड देश में इस तरह से उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जाकर हमला कर देना और उसमें सफलता पा लेना आपके लिए बहुत बड़ा झटका होता है, मौजूदा रजीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। जो अगली अब जानकारी है वो भी आपको स्क्रीन पर जल्दी से दिखा देते हैं, जिसके बाद फोर्दो पर स्ट्राइक कैसे किया है अमेरिका ने। तो जब आप देखेंगे कि GBU 57 बंकर बस्टर बॉम्ब से ये अटैक किया है और इसी के जरिए इन बस्टर बॉम्ब से अटैक करके ये जमीन से 200 फीट नीचे जाता है और फिर लगभग 60 फीट नीचे तक ये पूरा वहां पर एक्सप्लोजन करता है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा नुकसान है और ये इसीलिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत थी और इसीलिए ट्रंप को धन्यवाद भी दे रहे हैं नेतन्याहू और लगातार उनकी प्रशंसा की पुलिंदा भी बांध रहे हैं। वजन 13,600 किलोग्राम है, 6 मीटर ये लंबा है और ये JBU 57 जो है ये मतलब जमीन के नीचे लगभग 61 मीटर जाकर ब्लास्ट होता है, 200 से ज्यादा फीट ये नीचे जा सकता है। तो ये जानकारी हम आपको यहाँ पर देते रहेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मेरी दाईं तरफ 2 ऐसे लोग हैं जो भारतीय सेना में काम कर चुके हैं, लेकिन दोनों की राय बड़ी अलग है इस मुद्दे पर। और मुझे इस बात का एहसास है जनरल कुलकर्णी कि आपकी नजर में अमेरिका ने, इजराइल ने अच्छा किया है। आपको ये लग रहा है कि मतलब ये अगर एक रोग स्टेट में जो प्रॉक्सी वॉर करता है, जो हिजबुल्ला, हमास, इन सब के जरिए सीधा प्रॉक्सी वॉर करता है, अगर उस पर यह हमला हुआ है उसके न्यूक्लियस पे, तो उसके हाथ में ऐसी न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए। मैं सही हूं? लेकिन अब इसके आगे क्या सर, आपको भी पता है कि ईरान इसको आराम से बैठ के नहीं ले सकता है। अगर संतुलन पूरे मिडिल ईस्ट में ये फैला तो ये इसका असर तो इंडिया तक आएगा। देखिएगा, भारत के रिश्ते अंजना जी इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं और ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस मामले में ईरान दूध का धुला नहीं है। जिस प्रकार से जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान ने बनाई हैं और जिस मकसद से बनाई है, आप समझ सकते हैं कि फोर्दो में 200 फीट नीचे गहरी, बिल्कुल इतने गहराई में बना करके, टनलिंग करके जिस प्रकार से, और वो क्या हो सकता है, आपको लगता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, ये सिर्फ न्यूक्लियराइजेशन और न्यूक्लियर बम बनाने की काबिलियत है।
इसीलिए फर्दों में अगर बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि ऑपरेशन हैमर उसका सक्सेसफुल हुआ है, और वो भी कौन सा बॉम्ब, स्पेशली GB257 यानी कि बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब, जो 30,000 पाउंड का बॉम्ब जा रहा है कि 6 एंट्री पॉइंट 12 बम, और उसके बाद जिस प्रकार से वहाँ पे नुकसान हुआ है, तो बार बार जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक वाइट शेड जो नज़र आ रहा है, तो उसको हम फर्दो बोलते हैं। वो एक हो सकता है डिकॉय हो या हो सकता है कोई अलग फर्दों का हो, लेकिन जो उसके साइड में जो पहाड़ों के साथ आपको साफ नजर आएगा किस प्रकार से काला काला हो करके, ये इसमें कोई शक नहीं कि ईरान को जबरदस्त झटका लगा है। अभी तक इजराइल कोशिश कर रहा था, उसकी कोशिश नासफल रही ईरान को ढकेलने के लिए, लेकिन अमेरिका के इन 3 न्यूक्लियर साइट नतांज, फर्दो और इस्फहान को बर्बाद करने के बाद जरूर ईरान को जबरदस्त झटका लगा है, और विश्व को और खासकर इजराइल को, जिसको वो चाहते थे कि दुनिया के इसमें से उसको बिल्कुल सफाया कर दिया जाए, वो अब नामुमकिन है। ईरान सफाया लेकिन नहीं इनकार कर कर रहे हैं अब जनरल दयाल मेदवेदेव तो इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो पाया है, ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान से भी हमारे साथ प्रोफेसर आकिफ जैदी साहब जुड़े हैं। जैदी साहब, मैं आकिफ साहब आपके पास भी आऊंगी। देखिए, मैं जल्दी से बता दूं, ये जो B-52 बॉम्बर्स हैं, इसकी कहानी 60 साल पुरानी है। तो ईरान जब अपनी फैसिलिटीज डेवलप कर रहा था, तो जो B-52 बॉम्बर्स की और जो बॉम्ब्स की, जो क्लस्टर बॉम्ब्स की जो कैपेबिलिटी है, उसमें कहीं ना कहीं इस चीज को मद्देनजर रखा होगा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना एक बात अंजना जी, और जो एक्चुअल न्यूक्लियर, जहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं और जो न्यूक्लियर प्रोसेस है उसके अंदर अगर यूरेनियम है, उसकी डिस्ट्रक्शन का एक बहुत डिफरेंट मीनिंग है, बहुत डिफरेंट कॉनोटेशन है। ना तो आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने अब तक इस पे कोई कमेंट किया है, और ना ही कहीं इस किस्म की रेडिएशन निकली है। देखिए, आप ईरान की तबाही करेंगे, ईरान का नुकसान होगा। नीचे की अगर फटता भी है तो रेडिएशन निकलेगा? नहीं, क्यों नहीं निकलेगा, क्यों नहीं आएगा? देखिए, नहीं आपने चेरनोबिल देखा ना, कितने नीचे से निकल के आया। जो चेरनोबिल का जिसने थोड़ी बहुत भी वो की है, और मैं फॉर्चुनेट हूँ 98-99 तक वो मुद्दा बहुत लाइव था यूएसएसआर रशिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट जरूर निकलेगा। और इतना डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी आप कर लें, लेकिन रिजॉल्व आपने बढ़ा दिया। तो अमेरिका झूठ बोल रहा है? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, अमेरिका ने किया है। देखिए, भी कहा है कि हमारा ये मिडनाइट हैमर ऑपरेशन सफल हुआ, हमने ईरान प्रोग्राम खत्म किया है। अंजना, ये कह देना सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, ये भी ट्रंप साहब का बड़बोलापन है। मैं इसके बाद आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर आकिफ जैदी साहब, चूंकि आप वहां से ईरान से इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताएं कि क्या आप फॉर्दो या इन तमाम जगहों से कितनी दूर है, और आपके पास क्या खबर आ रही है, क्योंकि अमेरिका तो सीधा दावा कर रहा है कि उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी, मैं आपसे जो जुड़ा हूँ, यहाँ पर कुम नाम के शहर से जुड़ा हूँ, जो फुर्दो से सबसे नज़दीक शहर है। फुर्दो पे हमला हुआ है, यहाँ की हुकूमत ने भी उसको कंफर्म किया है, और जैसे नातांज और इस्फहान पर भी हुआ है। लेकिन ये हमला ऐसा था कि हम लोग यहाँ कुम में, जो सबसे नज़दीक शहर है, हम लोगों ने न कोई आवाज़ सुनी, न कोई एक्सप्लोजन महसूस किया, लेकिन हुआ होगा हमला, इससे कोई इनकार नहीं, क्योंकि आखिर आज एक बहुत अहम और ऐतिहासिक दिन है। आज का वो दिन है कि जिसके अंदर एक ऐसा न्यूक्लियर देश अमेरिका के, जिसने न्यूक्लियर वेपन्स को सिविलियंस के खिलाफ इस्तेमाल किया है, और जिसके पास हजारों की तादाद में, संख्या में न्यूक्लियर बम है, उसने एक ऐसे देश पर हमला किया है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और न बनाने की कोशिश कर रहा था। IAEA और खुद नेशनल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड के ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ईरान ने आज तक कोई कोशिश नहीं की है। तो ये दुनिया के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जो क्राइम है ये हुआ है आज, ये बहुत बड़े पैमाने का क्राइम है। दूसरी वजह से ये जो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि आज वो दिन है कि जब अमेरिका इस हरकत के जरिए ये ऐलान करने और कहने पर मजबूर हो गया कि अब हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम अपने प्रॉक्सीज जैसे इसराइल वगैरह के जरिए हम हमला नहीं कर सकते ईरान पर और इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस पर। हमें खुद ही नकाब उतार कर, मुखौटा उतार कर डायरेक्ट मैदान में उतरना पड़ेगा, चाहे हम इसमें कानून की जितना भी उल्लंघन करें और बदनामी मोल लें। जितना बड़ा डैमेज नहीं हुआ है, और कह रहे हैं आवाज ही नहीं आई जहां पर वो लोग मौजूद हैं, लगभग 40 किलोमीटर दूर है फॉर्दो। प्रोफेसर जैदी, आपके पहले एक और प्रोफेसर ईरान से जुड़े थे, और लगभग बस चेहरा आपका बदल गया है, स्क्रिप्ट वही थी। उन्होंने डिट्टो अभी कुछ मिनट्स पहले इसी चैनल पर एग्जैक्टली यही कहा है जो आपने कहा है।
और इसी तरह से मुझे याद आता है कि पाकिस्तान ने भी भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक को माना नहीं था। अभी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो पाकिस्तान ने पहले उसका खंडन किया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, और अब 30 से भी ज़्यादा इमरजेंसी टेंडर्स जो हैं अपने एयर बेसिस की मरम्मत के लिए वो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान ने आप पूरी कीजिएगा अपनी बात। आखिरी वक्त पर लिया गया ईरान पर हमले का फैसला। जेडी वांस उपराष्ट्रपति अमेरिका के कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति जेडी वांस का ये कहना है कि आखिरी वक्त पर, क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने कह दिया था कि 2 सप्ताह में हम कॉल लेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने इस कदम को हल्के में नहीं लिया है, गंभीरता से लिया है। जेडी वांस उनके डेप्यूटी आए हैं उनकी बात सामने रखने के लिए। ईरान को बातचीत शुरू करने का मौका मिला है, अब ईरान बातचीत के टेबल पर आए। आप अपनी बात पूरी कीजिए प्रोफेसर साहब को, और उनको दोनों प्रोफेसर को एक साथ दिखा दीजिए भाई। प्रोफेसर जैदी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने भी इसी तरह के क्लेम्स किए थे, लेकिन अब 30 के करीब टेंडर्स अपने डिफरेंट एयर बेसिस को रिपेयर करने के लिए उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज किए हैं। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पाकिस्तान ने पहले कहा था उसी का स्वयं ने ही खंडन करते हुए और फिर वो टेंडर्स निकाले हैं, तो समझ में आता है कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उससे कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान की एयर बेसिस को हुआ है। वही हाल हम यहाँ देख रहे हैं। हम कुछ और पिक्चर्स यहाँ से बैठ करके देख रहे हैं, और जिस प्रकार के बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत गहराई में जाकर के फटता है और पेनिट्रेट बहुत गहराई में जाकर के करता है। तो आप कम से कम फैक्ट्स, या तो आपकी सरकार कुछ ऑफिशियली रिलीज कर दे, वीडियो रिलीज करे, कोई स्टेटमेंट रिलीज करे। और प्रॉक्सीज, ईरान एक संप्रभु देश है, वो प्रॉक्सी नहीं है अमेरिका का, लेकिन ईरान के प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह, हमास और हुती। प्रोफेसर जैदी, छोटा सा रिबॉटल। जी, मैं बिल्कुल अपनी सरकार से मैं यही चाहूँगा कि दिल्ली से वो स्टेटमेंट रिलीज़ करें। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मैं मुंतज़िर हूँ जैसे कि दूसरे भारतीय नागरिक इंतज़ार कर रहे हैं कि इस क्राइम का कॉन्डेमनेशन जैसे दुनिया के इतने सारे कैपिटल से रिलीज़ हुआ है, दिल्ली से भी कॉन्डेमनेशन के स्टेटमेंट का इंतज़ार है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ प्रधानमंत्री पर जो पढ़े नरेंद्र लिखे मोदी लोग ने जवान हैं, राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। मुझे लगता है कि हमारे आपके स्तर से का सबको बहुत ऊपर ये इंतज़ार है। बातचीत हो गई है। आप प्रोफेसर जैदी, आप अपने पॉइंट से भाग रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, पूरा रिस्पेक्ट है आपका, और भारत को क्या करना चाहिए भारत तय करेगा। आप एक भारतीय नागरिक हैं, वहां पर अगर पढ़ाते हैं बहुत अच्छी बात है। भारत के बड़े अच्छे रिश्ते हैं ईरान से, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। ठीक है, इसको आप अलग रंग देने की कोशिश ना करें, पॉइंट पर रहें कि ईरान में कितना डैमेज हुआ है। इसी नजरिए से हमने आपको जोड़ा है ताकि स्थिति का हमारे दर्शक भी समझ सकें। अब ये स्टेट ऑफ डिनाइल में रहना कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ हुआ है तभी तो हाइफा जैसी जगहों पर, रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है ईरान। इसकी क्या जरूरत थी, आप ही बताइए, क्यों कर रहा है? अगर नहीं नुकसान हुआ है तो ईरान रिहायशी इलाकों पर क्यों हमले कर रहा है? क्यों ईरान के विदेश मंत्री अब जा रहे हैं वहां पर पुतिन से मिलने? वजह है ना, और उसकी वजह है अमेरिका का हस्तक्षेप। अमेरिका का हस्तक्षेप ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हुआ है। इट्स अ सीरियस टॉपिक, स्टिक टू इट। आप मेरा जवाब सुनना चाहती हैं, खुद ही आप अपनी बातें और सवाल पूछ के जवाब देना चाहती हैं? अगर जवाब सुनना चाहती हैं तो बोलने का मौका दीजिए। हाँ, आप जवाब दीजिएगा। आप अगर रिवाइंड करके मेरे स्टेटमेंट को सुने, मैंने कहा है कि अटैक हुआ है, डैमेज की इनका क्लेम अमेरिका दूर से बैठकर कर रहा है। बाद में जो एक्चुअल फैक्चुअल रिपोर्ट्स है वो आ जाएगी। जहां तक रही सवाल इस बात का कि क्यों हाइफा पर और इजराइल पर हमला हो रहा है, उसका कनेक्शन 13 जून के हमले से है कि जो इसराइल ने, आज जो हमारे अमेरिका का हमला हुआ है, ये दूसरा नाजायज हमला है। पहला नाजायज हमला 13 जून को इसराइल से हुआ था और उसकी जवाबी कार्रवाई आज तक जारी है। इसलिए इसराइल के अलग-अलग शहरों पर ये हमले हो रहे हैं और इतने 10 दिन हो गए। मेरा अजम्पशन ये है कि आप और आपके गेस्ट को इस बारे में पता होगा। मैं जानना चाहता हूँ, कॉन्डेमनेशन, क्रिमिनल वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो हो रहा है इतना खतरनाक तरीके से, उसके सिलसिले में कॉन्डेमनेशन को लेकर क्या क्लियर स्टेटमेंट्स आपके गेस्ट दे कॉन्डेमनेशन पा रहे जो हैं इस कई सिलसिले देशों में? से आ रही है, बहुत सारे देशों से आ रही है। कॉन्डेमनेशन उस दिन भी आया था, मुझे नहीं पता आपका आया था या नहीं आया था, जब अक्टूबर के महीने में इजराइल में आम लोग जब अपना फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल मना रहे थे और उन पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जब औरतें, बच्चों को हमास के आतंकियों ने मारा था, तब मुझे नहीं पता कि आपका और आपकी तरफ से क्या ईरान का कॉन्डेमनेशन इस पर आया था। जाहिर तौर पर नहीं आया था। देखिए, अगर जाइएगा तो रेफरेंस पॉइंट तक जाना पड़ेगा, आपको उस रेफरेंस पॉइंट पर जाना पड़ेगा जहां से ये पूरा जो मामला है वो शुरू हुआ है और धीरे देखते देखते इतना बड़ा हो गया है। ग्रुप कैप्टन पांडे, आपका कमेंट उनकी बातों। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्या आपकी जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट के आपके पास उपलब्ध है? क्या आप इस प्रकार से खुली छूट है कि जो हो रहा है, जो हालात हैं वहाँ के हैं, क्या उसके बारे में पूरी जानकारी मिल पा रही है? हम लोग भी जो है प्रयास कर रहे हैं कि आप सब कोनों से हमें खबरें मिलें। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि
क्या जो आपका कमेंट्स हैं वो सही चीज़, सही जो वहाँ पर तस्वीर है उसका जो है मुजाहरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास सैटेलाइट पिक्चर्स हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए आज का विश्व जो है छुपा हुआ नहीं है, आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। जो भी हो रहा है, क्या फोटो से जो वहाँ से ट्रक भर के गए, क्या वो गलत है? क्या जो है ईरान का ये कहना कि हम अमेरिका को सबक सिखा देंगे, क्या ये गलत है? जिस प्रकार से जो ट्रू प्रॉमिस यहूदियों का सफाया होना चाहिए, खामनेई कहते हैं, उसका कितना कॉन्डमनेशन आ गया? यहूदियों को रहने का जो है हक नहीं है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप जो है एक अमानवीय तरीके सोच रख रहे हैं, जो कि गलत है। उस बात की कंडेमनेशन आके आपने किया जो वहाँ पर दुश्वारियां पेश आ रही हैं लोगों को इन मामलात की वजह से, वहाँ के जो आम लोग हैं, क्या उसके बारे में कोई कंडेमनेशन आपने किया? ज़रूरी ये है कि देखिए, हम लोग जब एक एकेडमिक वर्ड से आते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। जो हमारी आने वाली जनरेशन है हमसे वो सीख रही है, हमारी तरफ से एक उम्मीद की तरफ नज़र लगाए गए हैं। अगर उनको हम सही रास्ता नहीं बताएंगे जो कि ह्यूमैनिटेरियन फुटिंग पर होना चाहिए, वो तब तक जो है हम सही अपना काम नहीं कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात है कि बाकी जो फैक्टर्स आए कि GBU 57 का क्या अटैक रहा, क्या नहीं रहा, उसके बारे में जो मेरा सिंपल सा है कि जो क्रॉनिबल का जो चर्चा हो रही है वो और अभी का जो तीनों लोकेशंस पर न्यूक्लियर अटैक किया गया है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया गया है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। चलो में रिएक्टर था जिसके कि रेडिएशन होना लाजमी था। यहाँ पर तीनों जो है, फोर्डो, नतांज और इस्फान, तीनों के रोल अलग अलग हैं। और आप खुद ने भी सुना आपने कि एक जगह कन्वर्जन हो रहा है, UFO2 से यूरेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड बन रहा है। उसमें सबसे ज्यादा देखिए रेडिएशन की संभावना वहां थी, लेकिन वहां से भी रेडिएशन नहीं आया। उसके अलावा जो बात हो रही है नतांज की, नतांज में जो था वो क्या प्रोसेसिंग हो रही है, उसमें भी रेडिएशन का नहीं था। क्योंकि IAEA जो पिछले इतने लंबे 2 दशकों से अधिक वर्षों से वहां काम कर रहा है, वो जरूर टिप्पणी करता। IAEA शुरू से कहता रहा है कि कोई भी जो है रेडिएशन नहीं हुआ। तो ये कहना कि रेडिएशन हुआ, ये मेरे ख्याल से गलत होगा। हम किस बेसिस पे कहें इस बात को? क्योंकि जो फैक्ट जमीनी हकीकत ये है कि आपकी जो तीनों लोकेशंस हैं वहां पर रेडिएशन की संभावनाएं कम थी। अब हम बात कर रहे हैं कि GBU 57 से जो अटैक हुआ वो 12 किलोमीटर की हाइट से आप लॉन्च करते हैं, इसमें इंजन नहीं होता। उसकी काइनेटिक एनर्जी और जो उसके अंदर वजन है उसकी वजह से जो पोटेंशियल आता है वो जाके पेनिट्रेट करता है और 60 फीट तक जाता है, उसके बाद ब्लास्ट होता है। तो जो गहराई आपकी कहा जा रहा है कि लगभग 70-80 मीटर थी, वहां पर तो ये बॉम्ब पहुंचा होगा निश्चित रूप से। और ये कहना कि वहां पर जो एंट्री एग्जिट पॉइंट पर अटैक हुआ है, ये आप कैसे ये एस्टिमेट करेंगे कि डैमेज का लेवल क्या है? बैटल डैमेज उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से मुझे लगता है इस पर एक बैलेंस रखना जरूरी है।